हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के बंसल, आपका मैथ्स मेंटर। हम लोग डिटर्मिनेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लगातार। तो आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा जो काम है मैंने यहां मेंशन कर रखा है। हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन को लेना शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमको ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो जो वैल्यू निकालनी है उसको मैं मेंशन कर ले रहा हूं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी एंड बी प्लस सी, सी स्क्वायर सी ए एंड सी प्लस ए स्क्वायर ए बी एंड ए प्लस बी। हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। किसी भी डिटर्मिनेंट को हम जब इवेल्युएट करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मैंने कहा था किसी भी डिटर्मिनेंट की हम जो वैल्यू निकालते हैं तो हमारा काम होता है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को इंसर्ट करना। ठीक, अब उन मैक्सिमम जीरोस को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको लिखवाया भी था, बताया भी था कि मैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को 1 1 1 बना लेता हूं। अब एक और सवाल कि अगर कोई भी एक रो या कॉलम 1 1 1 बनाना है हमको, तो उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए तरीका मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास साइक्लिकली ऑर्डर टर्म्स होती हैं। जब तक तीनों एलिमेंट सेम नहीं बनेंगे मैं कॉमन नहीं निकाल पाऊंगा, और कॉमन नहीं निकालूंगा तब तक मुझे 1 1 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा पर्पस यहां पे ये डिसाइड हुआ कि हम लोग किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो के तीनों एलिमेंट्स को सेम बनाएं। अच्छा, सेम बनाने के लिए ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं हमारे पास। मैंने कहा 1 डिग्री का चाहिए होगा तो हमेशा ए प्लस बी प्लस सी टाइप पैटर्न। 2 डिग्री का चाहिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 3 डिग्री का चाहिए तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, या ए इंटू बी इंटू सी। अब थोड़ा सा यहां पे मैं चेक करना पड़ेगा कि चीजें किस तरीके से है। मुझे लग रहा है यहां पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहां पर बी सी है, यहां पर बी प्लस सी है। यहां अगर मैं लगाऊं तो मुझे ए स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहां लगाऊं तो सिर्फ ए लगाना पड़ेगा। यहां से कुछ अभी नहीं बन पा रहा है हिसाब किताब, क्योंकि यहां तब बनता अगर मेरे पास कहीं ए होता तो मैं इसमें ऐड कर देता, तब मुझे ए प्लस बी प्लस सी मिल जाता। तो मुझे सबसे जो अपना सॉफ्ट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो यहां दिखाई दे रहा है कि ये जो b इंटू सी है, अगर यहां पर a आ जाए तो ये एबीसी बन जाएगा। ऐसे ही अगर ये c इंटू ए में b लग जाए तो ये भी एबीसी बन जाएगा। ऐसे ही अगर ये a इंटू बी में c आ जाए इंटू में, तो ये भी हमारा एबीसी बन जाएगा। अब अगर मैं यहां a मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ यहां तो करूंगा नहीं, मुझे इस पूरे रो में a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे अगर यहां b चाहिए तो मुझे पूरे सेकेंड रो b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां c के लिए मुझे थर्ड रो में c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मुझे बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैंने क्या किया, R1 में a से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 में b से मल्टीप्लाई कर दिया, और R3 मैंने यहां पर c से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करा तो बाहर मैंने a b और c से डिवाइड भी कर दिया। a टाइम्स b प्लस c, ये आ गया मेरे पास बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी सी ए, और आगे बी टाइम्स सी प्लस ए, और ये आ गया सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी ए बी, और आ गया सी टाइम्स ए प्लस बी। यहां पर एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, वो ये आ सकता है कि आप मुझसे कह सकते सर आपने तो कहा था कि हम एक स्टेप में मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन लेंगे इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। मैंने आपसे कहा था जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उससे कम ही ऑपरेशन आप लगा पाओगे, और आपको लग रहा है यहां पे सर ने 3 ऑपरेशन लगा दिए। तो यहां मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि ये हमारे ऑपरेशंस नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मैंने अगर यहां मल्टीप्लाई किया है तो बाहर डिवाइड भी कर दिया है। तो यहां पे मतलब अगर हम देखें तो हमने कोई अलग अपने पास से काम नहीं किया। ठीक है, तो ये गलती मत रखिएगा, दिमाग ये मत सोचेगा कि मैंने ए बी सी मतलब 3 ऑपरेशन एक साथ ले लिए। ये ऑपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी काम किया उसका उल्टा काम भी कर दिया बाहर। ठीक है, चलिए अब एक्चुअली जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया था वो किस लिए किया था, मेरा मोटिव था कि मैं C2 में A इंटू बी इंटू सी तीनों बना दूं जिससे मैं कॉमन निकाल पाऊंगा आसानी से। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा ऑन टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C2। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो ए बी सी ऊपर भी है, ए बी सी ही नीचे भी आ गया है। इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे यहां पे, थोड़ा सा एक और चीज बता दूं मैं आपको, मुझे लग रहा है C1 में से भी ए बी सी कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे C2 एंड C1 दोनों कर दीजिए आप। ठीक है, तो ए बी सी मुझे 2 बार कॉमन मिल गया यहां से। ये कितना आ गया, ये आ गया सिर्फ सी ए, यहां बचा b इंटू सी, यहां बचा c इंटू ए, यहां बचा a इंटू बी, ये आ गया 1 1 1, ये आ गया ए बी प्लस सी ए,
ये आ गया BC प्लस AB, ये आ गया CA प्लस BC। ठीक है, तो बहुत क्लियर है यहां पे अब हमारे पास सारी चीजें। मुझे 1 1 1 मिल चुका है, मैं चाहूं तो यहां पे 2 0 बना के इसको ओपन कर दूं, लेकिन यहां पे इससे भी आसान एक काम मैं कर सकता हूं। मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास जो थर्ड कॉलम है और जो फर्स्ट कॉलम है, मैं अगर थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दूंगा तो मुझे जो टर्म मिलेगा वो तीनों में सेम मिल जाएगा। सेकेंड ऑर्डर का साइक्लिकली ऑर्डर टर्म, दैट इज AB प्लस BC प्लस CA। यही काम मैं यहां कर लेता हूं। मैंने क्या किया, C3 में C1 को ऐड कर दिया, तो ये आया यहां पे मेरे पास ABC बार बचा मेरे पास एक पावर, और ये आ गया BC CA और AB, ये हो गया 1 1 1। ये आ गया AB प्लस CA प्लस BC, ये आ गया BC प्लस AB प्लस CA, और ये आ गया CA प्लस BC प्लस AB। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि C3 में से मैं अगर चाहूं तो AB प्लस BC प्लस CA को भी कॉमन निकाल सकता हूं। तो मैंने ये लिख लिया यहां पे, ऑन टेकिंग कॉमन। जो भी काम करेंगे उसको मेंशन जरूर करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास ABC इंटू आ गया AB प्लस BC प्लस CA, और ये आ गया BC CA और AB, ये आ गया 1 1 1, ये भी आ गया 1 1 1। आप देख रहे हो मेरे पास C2 और C3 दोनों एग्जैक्टली सेम हो चुके हैं, और मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम होंगे तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली 0 मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने रीजन लिख दिया एस C2 इक्वल टू C3। ठीक है, चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ऐसे ही मैं यहां पे सेकंड क्वेश्चन करूंगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A B C आर ऑल पॉजिटिव एंड आर Pth Qth एंड आर टर्म्स ऑफ अ GP, देन वी हैव टू इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। अगर हम गिवन से देखें इसमें तो हमको GP की बात कर रहा है, कह रहा है GP का जो Pth टर्म है दैट इज इक्वल टू A, Qth टर्म जो है दैट इज इक्वल टू B, और R जो है दैट इज इक्वल टू C। ये मुझे GP के टर्म्स दिए हुए, Pth टर्म की वैल्यू A, Qth टर्म B और R टर्म C के बराबर हमको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दो, GP का जनरल टर्म क्या होता है? GP का जनरल टर्म होता है बेटा हमारे पास AN बराबर A इंटू R टू द पावर N माइनस 1। यहां पे A फर्स्ट टर्म है, R कॉमन रेशियो है, N नंबर ऑफ टर्म है। तो यहां पे स्मॉल a और स्मॉल r डेटा में यूज्ड है, तो मैं क्या करूं, कैपिटल लेटर से सपोज कर लूंगा। तो a r टू द पावर p माइनस 1 इक्वल टू a हो गया, a r टू द पावर q माइनस 1 इक्वल टू b हो गया, एंड a r टू द पावर r माइनस 1 इक्वल टू c हो गया। तो मैंने यहां पे ph qh और r टर्म की वैल्यू जीपी में मेंशन कर ली। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड है उसमें आइए। रिक्वायर्ड है मेरे पास log a, log b, log c, और ये है PQR और ये है 1 1 1। मेरा काम है यहाँ पे जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू मुझे गिवन है उसको मैं यहां पहले प्लेस करूं। ठीक है, तो मैंने इसको यहां प्लेस भी कर दिया, log a r टू द पावर p माइनस 1, log a r टू द पावर q माइनस 1, और log a r टू द पावर r माइनस 1, एंड इट इज PQR एंड इट इज 1 1। अब यहां पे बेटा हम लोग को थोड़ी सी लॉ की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर लॉ की प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो काम यहां पर हमारा नहीं बनेगा। तो मेन प्रॉपर्टीज जो लॉ की होती है मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, 2 3 4 प्रॉपर्टी मेन होती हैं। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, हालांकि क्लास 11 में कई बार इसकी बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यहां इसको मेंशन कर दे रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास log mn, बेस अगर a है तो हो जाएगा log m प्लस log n, बेस दोनों में सेम रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है log m by n एट द बेस a। इसको मैं लिख लूंगा log m और माइनस कितना लिख लूंगा log n, बेस दोनों में सेम रहेगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है log m टू द पावर n एट द बेस a, n टाइम्स log m एट द बेस a। तो बस ये 3 ही प्रॉपर्टी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जिनका हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं। इन तीनों को यहां पे आपने मेंशन कर दिया। अब आइए यहां पे थोड़ा सा, मुझे लग रहा है मैं इस टर्म में प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूं। कैसे? log m इंटू n। ठीक है, तो ये लिखूंगा मैं यहां पे इसको log a प्लस log r टू द पावर p माइनस 1, log a प्लस log r टू द पावर q माइनस 1, इट इज log a प्लस log r टू द पावर r माइनस 1, इट इज p q r, इट इज 1 1 1। ठीक है, आप लोगों ने प्रॉपर्टी एक और पढ़ी थी लॉग की,
सॉरी डिटर्मिनेंट की, अगर किसी भी रो या कॉलम में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट सम की फॉर्म में होते हैं तो मैं उस डिटर्मिनेंट को उतने ही डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो आप देखो फर्स्ट कॉलम में सब में दो दो कंपोनेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट हमारा दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पहले में तो आ जाएगा log a log a और p q r और 1 1 1। सेकेंड में आएगा बेटा इसमें log ऑफ r टू द पावर p माइनस 1, log ऑफ r टू द पावर q माइनस 1, log ऑफ r टू द पावर r माइनस 1। ऐसे लिखा मैंने उसको, ठीक है। मुझे लग रहा है C1 में log a तीनों में कॉमन है, मैंने log a को बाहर निकाल लिया। इट इज 1 1 1, इट इज p q r, इट इज 1 1 1। मुझे लग रहा है यहां पे log m टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसको मैं लिख लूंगा p माइनस 1 log r, q माइनस 1 log r एंड r माइनस 1 log r। मुझे लग रहा है log r तीनों एलिमेंट में आ रहा है, log r बाहर निकाल लीजिएगा, बचेगा p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1। इट इज p q r, इट इज 1 1 1। ठीक है, हमें लग रहा है फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट हमारा जीरो हो चुका है। क्यों? C1 और C3 आपस में इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट हमारा जीरो हो गया। प्लस अगर हम सेकंड वाले के बारे में बात करें तो मुझे सिर्फ क्या करना है, C1 में C3 ऐड कर देना है। देखिए log r, ये p q r ही बचेगा मेरे पास। फिर से क्या किया मैंने, C1 में C3 को ऐड कर दिया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें बिल्कुल क्लियर हमको यहां दिखाई दे रहा है कि अब यहां भी C2 और C3 आपस में इक्वल हो चुका है। दो कॉलम सेम हो गए, वैल्यू इसकी भी जीरो हो गई, तो ये डिटर्मिनेंट हमारा जीरो हो गया। तो फाइनली वी कैन से दिस डिटर्मिनेंट हैज वैल्यू इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू भी हमारी जीरो के बराबर हो गई। मेंशन करेंगे, आप इसको नोट करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात हम लोग कर ले। इसमें हमको इसे प्रूव करना है दिस इक्वल टू दैट। मैंने इसका लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया मेरे पास x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब और z क्यूब। किसी भी क्वेश्चन को जब मुझे कुछ प्रूव करना होता है तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें सेगमेंट होता है वो ये होता है कि मुझे जो लाना है वो क्या है, वो चीज दिमाग में हमेशा रख के चलनी होती है। तो मुझे लग रहा है वहां मुझे चाहिए x इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहां से मुझे x कॉमन मिलेगा, यहां से y कॉमन मिलेगा, यहां से हमको z कॉमन मिलेगा। तो निकाल लीजिए इसको। ऑन टेकिंग कॉमन x, y and z from C1, C2 and C3 respectively। तो यहां से मुझे बाहर x z मिल गया, ये बचा 1x and x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z और z स्क्वायर। अब मुझे लग रहा है यहां पे मेरे पास R1 में तीनों बना गए, यही हमारी नीड होती है बेसिकली, जो हो चुकी है। तो अब मैं यहां पे दो जीरो बना दूंगा। दो जीरो कैसे बनाऊंगा, यहां चाहिए जीरो, यहां जीरो चाहिए। तो मुझे लग रहा है C2 में से C1 माइनस कर दो आप, और C3 में से भी आप जो है, बल्कि आप एक काम करिए, इसमें अपने हिसाब से माइनस करिए जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। C1 में से C2 माइनस करिए और C2 में C2 माइनस C3 करिए, क्योंकि नीड हमारी है x माइनस वाई और y माइनस जेड के, सीधा एक बार में आएगा इसको। ठीक है, तो ये बन गया जीरो, ये आ गया x माइनस वाई, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जीरो, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इट इज 1z एंड z स्क्वायर। मुझे लग रहा है इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको मैं यहां लिख सकता हूं y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है C1 में से मुझे x माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा, C2 में से मुझे y माइनस जेड कॉमन मिल जाएगा। बाहर निकाल लीजिए इसको, x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया। सो इट इज 0 1 x प्लस वाई, 0 1 y प्लस जेड एंड 1z एंड z स्क्वायर। तो आप देखिएगा मेरे पास सब कुछ आ चुका है एक्सेप्ट क्या, z माइनस एक्स। बस आप जैसे ही इसको एक्सपेंड करोगे अलोंग R1,
आपको Z1 भी इसमें मिल चुका होगा। ठीक है बेटा, तो आज की बात इसमें यहीं